देश में लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने के मुद्दे पर लंबे समय से बहस चल रही है। देश का एक बड़ा तबका इस मुद्दे के समर्थन में आवाज उठाता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसका पुरजोर समर्थन और सामूहिक प्रयास का आह्वान करते रहे हैं। इस ओर ठोस कदम उठाते हुए देश में एक साथ चुनाव कराए जाने की संभावना तलाशने के लिए पिछले साल सितंबर में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई, जिसने 191 दिनों की शोध और हितधारकों और विशेषज्ञों के साथ व्यापक परामर्श करने के बाद 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने राष्ट्रपति से मुलाकात करके 18,626 पेज की रिपोर्ट सौंपी। सभी सुझाव और दृष्टिकोणों पर सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद समिति ने एक साथ चुनाव कराने के लिए 2 चरणीय व्यवस्था की सिफारिश की है। इसके मुताबिक सबसे पहले लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव होंगे। दूसरे चरण में लोकसभा के चुनाव होने के 100 दिनों के भीतर नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव को कराने के सुझाव दिए गए। समिति ने ये भी सिफारिश की कि तीनों स्तरों के चुनाव में उपयोग के लिए एक ही मतदाता सूची और चुनावी फोटो पहचान पत्र होना चाहिए। एक साथ चुनाव कराए जाने की संभावनाओं की पड़ताल करने और संविधान के मौजूदा प्रारूप को ध्यान में रखते हुए समिति ने अपनी सिफारिशें इस तरह तैयार की हैं कि वो संविधान की भावना के अनुरूप हों और इसके लिए संविधान में संशोधन करने की कम से कम जरूरत पड़े। समिति इस नतीजे पर पहुंची है कि इन सिफारिशों से मतदाताओं की पारदर्शिता, समावेशिता, सहजता और विश्वास में विशेष वृद्धि होगी। एक साथ चुनाव कराने के पक्ष में प्राप्त जबरदस्त समर्थन से विकास प्रक्रिया और सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा मिलेगा। हमारा लोकतांत्रिक ताना बाना मजबूत होगा और भारत की आकांक्षाओं को साकार रूप हासिल होगा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 2 सितंबर 2023 को उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। इस समिति में केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद शामिल थे। इसके अलावा 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष C कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी भी सदस्य थे। समिति में कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विशेष आमंत्रित सदस्य और डॉक्टर नितिन चंद्रा समिति के सचिव थे। 6 महीने के दौरान 47 राजनीतिक दलों ने समिति को अपने विचार और सुझाव पेश किए, जिनमें से 32 ने एक साथ चुनाव कराए जाने का समर्थन किया। इस सिलसिले में कई राजनीतिक दलों ने उच्च स्तरीय समिति के साथ व्यापक चर्चा की। समिति को पूरे देश से 21,500 से अधिक प्रतिक्रियाएं हासिल हुई। 80% लोगों ने एक साथ चुनाव का समर्थन किया और प्रमुख उच्च न्यायालयों के 12 पूर्व मुख्य न्यायाधीशों से उनकी राय जानने की कोशिश की गई। देश के 4 पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों, 8 राज्य चुनाव आयुक्तों और भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष जैसे कानून विशेषज्ञों की समिति की ओर से व्यक्तिगत रूप से बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया था। भारत निर्वाचन आयोग की राय भी मांगी गई। अलग अलग चुनाव कराए जाने की स्थिति पर CII, FICCI, एसोचैम जैसे शीर्ष व्यापारिक संगठनों और प्रख्यात अर्थशास्त्रियों से इसका आर्थिक प्रभावों पर विचार जानने के लिए परामर्श लिया गया। इन सभी की राय थी कि अलग अलग चुनाव कराए जाने से महंगाई बढ़ती है और अर्थव्यवस्था धीमी होती है। इस सिलसिले में एक साथ चुनाव कराए जाना उचित होगा। इनका मानना था कि एक साथ चुनाव न होने के कारण आर्थिक विकास, सामाजिक व्यय की गुणवत्ता, शैक्षिक और अन्य परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। देश में पहले भी एक देश एक चुनाव की संभावनाएं तलाशने का प्रयास हुआ है। न्यायमूर्ति BP जीवन रेड्डी की अध्यक्षता वाले विधि आयोग ने मई 1999 में अपनी 170वीं रिपोर्ट में कहा था कि हर साल चुनाव के चक्र को समाप्त किया जाना चाहिए। हमें उस स्थिति में वापस जाना चाहिए जहां लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हों। साल 2015 में डॉक्टर EM सुदर्शन नचियप्पन की अध्यक्षता में कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय के लिए संसदीय स्थायी समिति बनाई गई, जिसने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की व्यवहारिकता पर अपनी रिपोर्ट सामने रखी। समिति ने इस मुद्दे पर निर्वाचन आयोग की ओर से दिए गए सुझाव का हवाला दिया। समिति ने एक साथ चुनाव कराने को लेकर कई चुनौतियों की ओर ध्यान दिलाया। इसमें एक साथ चुनाव के संचालन के लिए भारी खर्च, लंबे समय तक चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने से नीतियों के अमल में देरी और आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी पर प्रभाव का जिक्र किया गया था।
साल 2018 में विधि आयोग ने देश में एक साथ चुनाव पर अपनी मसौदा रिपोर्ट जारी की। इसमें एक साथ चुनाव संबंधी कानूनी और संवैधानिक मुद्दों पर गौर किया गया। आयोग का सुझाव था कि इसके लिए संविधान और विभिन्न कानूनों में संशोधन करके इसे लागू किया जा सकता है। आयोग का मानना था कि एक साथ चुनाव कराने से सार्वजनिक धन की बचत होगी, सुरक्षा बलों और प्रशासनिक ढांचे पर बोझ कम होगा, सरकारी नीतियों का त्वरित कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा और ये सुनिश्चित होगा कि प्रशासनिक मशीनरी चुनाव प्रचार के बजाय विकास गतिविधियों में लगी रहे। देश में पहले आम चुनाव 1952 में हुए थे, जिन्हें सफलतापूर्वक संपन्न कराने में चुनाव आयोग ने आधिकारिक रूप से करीब 10.5 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जबकि 2014 में जारी लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग को लगभग 5,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। वहीं साल 2019 में राजनीतिक दलों ने चुनावी खर्च के पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में करीब 55,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिसके बाद इस चुनाव ने खर्च के मामले में दुनिया भर के देशों के सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। ये खर्च 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से भी ज्यादा है। साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी और ज्यादा प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई और नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने। इस चुनाव को लेकर सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की रिपोर्ट सामने आई, जिसमें बताया गया है कि चुनाव खर्च पिछले 20 साल में 1998 से लेकर 2019 तक 9,000 करोड़ से करीब 6 गुना बढ़कर 55,000 करोड़ रुपए हो गया। जाहिर है चुनाव महंगे होते जा रहे हैं। इसका बोझ न सिर्फ सरकारी खजाने पर बल्कि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों पर भी पड़ता जा रहा है। इसके अलावा बार बार चुनाव कराने से सरकार का सामान्य कामकाज ठहर जाता है। इसके साथ ही एक साथ चुनाव कराने के पक्ष में और भी कई दलीलें हैं। देश में मुख्य रूप से 3 स्तरीय चुनाव होते हैं, ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत और नगर पालिका, जबकि दूसरे स्तर पर राज्यों के चुनाव हैं। इसके बाद नंबर आता है संसदीय चुनाव का। दरअसल इस समय राज्यों और संसदीय चुनाव को एक साथ कराने की बात जोर शोर से चल रही है। एक साथ चुनाव कराने से न सिर्फ मतदाताओं का उत्साह बना रहेगा, बल्कि इससे धन की भी बचत होगी। इससे प्रशासनिक प्रयासों की पुनरावृत्ति से बचा जा सकेगा। राजनीतिक दलों के खर्चों पर नियंत्रण लगेगा। चुनाव में काला धन खपाने जैसी समस्या पर भी लगाम लगेगी। बार बार चुनाव आचार संहिता लगाने की जरूरत नहीं होगी। इससे जनहित से जुड़े काम प्रभावित नहीं होंगे। सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों की बार बार चुनावी ड्यूटी नहीं लगानी पड़ेगी। बच्चों की पढ़ाई और प्रशासनिक काम प्रभावित नहीं होंगे। सरकारी मशीनरी की काम करने की क्षमता बढ़ेगी और इसका सबसे ज्यादा फायदा आम लोगों को ही होगा। जाहिर है एक साथ चुनाव करना सस्ता और व्यवहारिक विकल्प है, लेकिन इसके लिए देश के संविधान में कई बदलाव करने पड़ेंगे। एक साथ चुनाव के लिए अनुच्छेद 83 के अलावा संसदीय सत्र को स्थगित करने और खत्म करने वाले अनुच्छेद 85, विधानसभा का कार्यकाल निर्धारित करने वाले अनुच्छेद 172 और विधानसभा सत्र को स्थगित और खत्म करने वाले अनुच्छेद 174 में संशोधन जरूरी है। इसके साथ ही राष्ट्रपति शासन लगाने के प्रावधान वाले अनुच्छेद 356 में भी संशोधन जरूरी है। इन सब के लिए संसद में 2/3 बहुमत जरूरी है। इसके साथ ही इस बात पर भी राजनीतिक सहमति बनाना जरूरी है कि तमाम विधानसभाएं या तो समय से पहले भंग की जाएं। साथ ही जिन विधानसभाओं का समय पूरा हो जाए उनके यहाँ तय अवधि से आगे चुनाव रोके रखने के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है। देश में चुनाव सुधारों को लेकर समय समय पर मांगे उठती रही हैं। इस पर बहस और चर्चाएं भी होती रही हैं। इन्हीं सुधारों को लेकर एक मुद्दा बार बार उठता रहा है, वो है एक देश एक चुनाव। हर 5 साल पर होने वाले लोकसभा चुनाव के अलावा तमाम विधानसभाओं के चुनाव और उपचुनाव जोड़ लिए जाएं तो औसतन हर महीने देश के किसी न किसी हिस्से में चुनाव होता रहता है। हालांकि ये सभी चुनाव देश के स्वस्थ लोकतंत्र को दर्शाते हैं, लेकिन इन चुनाव को संपन्न कराने के लिए संसाधन, समय और धन बड़ी मात्रा में खर्च होता है। सवाल ये भी है कि जब सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल है और लोकसभा का भी कार्यकाल 5 साल है, तो ये सब चुनाव साथ क्यों नहीं हो सकते? इसका जवाब राजनीतिक अस्थिरता में भी छिपा है। संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक जिन सरकारों को सदन में बहुमत हासिल नहीं है
या फिर जिन राज्यों में संवैधानिक मशीनरी चरमरा जाए, वहाँ सदन समय से पहले भंग किया जा सकता है। एक बार सदन भंग हो जाए तो अगले 6 महीने के भीतर दोबारा चुनाव भी जरूरी है। यहीं शुरू हो जाता है अलग अलग राज्यों में चुनाव आगे पीछे होने का सिलसिला। आजादी मिलने के बाद 4 बार भारत में एक देश एक चुनाव की व्यवस्था थी। एक देश एक चुनाव कोई नए प्रयोग जैसी बात नहीं है, क्योंकि 1952, 1957, 1962, 1967 में ऐसा हो चुका है, जब लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव साथ साथ करवाए गए थे। ये क्रम तब टूटा जब 1968, 1969 में कुछ राज्यों की विधानसभाएं अलग अलग कारणों से समय से पहले भंग कर दी गईं। इस बीच कई बार केंद्र में अल्पमत में सरकार बनी। 1971 में लोकसभा चुनाव भी समय से पहले हो गए। इसके चलते विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के बीच फासला बढ़ता गया। कई विधानसभाएं अलग अलग समय पर भंग हुई, इसलिए उनके कार्यकाल का समय भी एक समान नहीं रहा। देश की जनसंख्या बढ़ी है तो तकनीक और अन्य संसाधनों का भी विकास हुआ है, इसलिए एक देश एक चुनाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। चुनाव के इस चक्रव्यूह से देश को निकालने के लिए एक व्यापक चुनाव सुधार अभियान चलाने की आवश्यकता है। इसके तहत जन प्रतिनिधित्व कानून में सुधार, काले धन पर रोक, राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण पर रोक, लोगों में राजनीतिक जागरूकता पैदा करना शामिल है, जिससे समावेशी लोकतंत्र की स्थापना की जा सके। भारत में लंबे समय से पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने को लेकर चर्चा हो रही है। बहुत सारे तर्क आम चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के पक्ष में दिए जा रहे हैं, साथ ही कुछ तर्क इसके खिलाफ भी दिए जा रहे हैं। फिलहाल देश में इस पर गंभीर तरीके से सोचा जा रहा है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि दुनिया के किन देशों में एक साथ चुनाव होते हैं, अगर होते हैं तो कैसी है उन देशों में चुनावी व्यवस्था। दुनिया के कई देशों में एक साथ चुनाव कराने का प्रावधान है। कई देश ऐसे हैं जहां पर सारे चुनाव एक साथ ही कराए जाते हैं। स्वीडन में एक साथ चुनाव होते हैं। हर 4 साल में रिक्सडैग क्षेत्रीय या काउंटी परिषद विधानसभाओं और नगरपालिका परिषदों के लिए आम चुनाव होते हैं। ये चुनाव सितंबर में होते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि स्वीडन में ये सभी चुनाव एक ही दिन होते हैं। स्वीडन में आनुपातिक चुनाव प्रणाली है, जिसका मतलब है कि राजनीतिक दलों को उनके वोट के हिस्से के आधार पर निर्वाचित विधानसभा में कई सीटें सौंपी जाती हैं। बेल्जियम में 5 तरह के चुनाव होते हैं। ये हर 5 साल के अंतर पर होते हैं और सारे चुनाव साथ कराए जाते हैं। ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स, स्थानीय चुनाव और मेयर चुनाव एक साथ होते हैं। यहाँ पर मई के पहले हफ्ते में सारे चुनाव कराए जाते हैं। ब्रिटेन के संविधान के तहत समय से पहले चुनाव तभी हो सकते हैं जब सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए और कोई दूसरी पार्टी सरकार ना बना सके। इंडोनेशिया में राष्ट्रपति और लेजिस्लेटिव इलेक्शन साथ में होते हैं। इनके अलावा जर्मनी, फिलीपींस, ब्राजील, बोलीविया, कोलंबिया, कोस्टा रिका, ग्वाटेमाला, गुआना, होंडुरस जैसे देशों में भी एक साथ ही सारे चुनाव होते हैं। इन देशों के बाद दक्षिण अफ्रीका की चुनावी प्रक्रिया का भी जायजा लेते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। क्षेत्रफल के लिहाज से भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जबकि दक्षिण अफ्रीका 24वें नंबर पर है। दक्षिण अफ्रीका में हर 5 साल में प्रांतीय और राष्ट्रीय चुनाव एक साथ होते हैं। अफ्रीकी देश में 9 प्रांत हैं। मतदाताओं और राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों के लिए मतदान करने के लिए अलग अलग मतदान पत्र प्रदान किए जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका की चुनावी प्रणाली संसद और प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व ढांचे पर आधारित है। दक्षिण अफ्रीका की संसद में 400 सांसद हैं, लेकिन 9 प्रांतीय विधानसभाओं की संरचना अलग अलग है, जो प्रांत की जनसंख्या के आधार पर 30 से 90 सीटों तक होती है। इन चुनाव को कराने की जिम्मेदारी स्वतंत्र चुनाव आयोग को दी गई है, जो चुनावी प्रक्रिया के पूरे प्रशासन के लिए जिम्मेदार निकाय है, ताकि इसकी अखंडता और निष्पक्षता बनाए रखी जा सके। स्वतंत्र चुनाव आयोग की भूमिका भारत के चुनाव आयोग के समान ही है। अब इन देशों के बाद बात पड़ोसी देश नेपाल की। नेपाल के पास 2017 में एक बार राष्ट्रीय और राज्य चुनाव एक साथ कराने का अनुभव है। 21 अगस्त 2017 को नेपाल सरकार ने पूरे देश में एक साथ राष्ट्रीय और राज्य चुनाव कराने का आदेश दिया। 2015 में नया संविधान अपनाने के बाद ये नेपाल का पहला चुनाव था। नेपाल में चुनाव तो एक साथ हुए, लेकिन 2 चरणों में हुए।
पहला चरण 26 नवंबर 2017 को हुआ। उसके बाद उसी साल 7 दिसंबर को दूसरा चरण हुआ। अब बात भारत के चुनावी इतिहास की करें तो देश में आजादी के बाद आम चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ हो चुके हैं।